So in second part of first lecture, we start our discussion on क्यों आपका जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, व्हाट आर द रीजन। तो रीजन तो साफ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब पैसा कमाएंगे तभी डेवलपमेंट हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट पैसा कमाने पे ही हो सकता, वो डिपेंड करता है कि वहां की सरकार का क्या सोच है, वहां के लोगों का क्या सोच, वहां के पॉलिसी मेकर का क्या सोच, कि क्या वो देश के अंदर वो डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, या फिर वो पॉलिटिकली एंगल से सिर्फ काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों आपका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, व्हाट आर द रीजन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज क्योंकि बिना अच्छा पब्लिक पॉलिसीज का हम लोग डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है वर्ल्ड के अंदर। तो एक अच्छा पब्लिक पॉलिसी होना जरूरी है, जो कि डेवलपमेंट उसका मेन मोटिव हो, नॉट इनडायरेक्ट। मेन मोटिव जो हो वो डेवलपमेंट। सिमिलरली वी कैन से विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के मतलब बिना पैसे के हम लोग डेवलपमेंट नहीं अचीव कर सकते। बिना पॉलिसी के, बिना पॉलिसी के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। गेटिंग, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, हम लोग क्या पढ़े थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, है ना। वो क्वांटिटेटिव चीजों क्वांटिटेटिव है बिकॉज हम लोग उसे नाप सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि इस देश का कितना ग्रोथ हुआ है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म। क्या है वो? क्वालिटेटिव। वो क्वालिटेटिव है, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव, ये दोनों है। हम लोग उसे मेजर भी कर सकते हैं, मेजर लाइक HDI के थ्रू, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू कंट्री का रैंकिंग आता है कि वो कितना उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस अकॉर्डिंग कंट्री का रैंकिंग आता है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। और ये क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, कि लोगों की जिंदगी के अंदर लाइफ का कितना क्वालिटी इंक्रीज हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। नॉट क्वांटिटी, कि कितना हमारे घर के अंदर कितना पैसा है, नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या क्वालिटी है लाइफ का। पैसा से फर्क पड़ता है कि उस पैसे का आप कहाँ अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है कि वो आप हेल्थ के लिए क्या आपने हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी लिया है या नहीं लिया है, क्या टर्म इंश्योरेंस कराया, मेडिकल इंश्योरेंस कराया या नहीं, बच्चों के अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं या फिर नहीं भेज रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अच्छा अच्छा घर, अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इससे क्वालिटी का इससे क्वालिटी इस सब चीजों से पर के ऊपर डिपेंड कर। गेटिंग। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस नहीं है, क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। तो डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोगों ने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर के टर्म में, लेकिन वो डिफाइन नहीं करता है कि आपका कितना आप पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अच्छा डेवलपमेंट है। ये डिफाइन करता है कि आप उस पैसे को कहाँ अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका डेवलपमेंट कितना है। तो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव, हम इसे मेजर भी कर सकते हैं लाइक HDI के थ्रू। और ये क्वालिटेटिव है, नॉट क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन, देर इज अ सर्कुलर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों के बीच में सर्कुलर रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर एक ब्रेक हुआ लाइक ग्रोथ अगर नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई देर इज अ सर्कुलर रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप ब्रेक कब हुआ? डिप्रेशन के टाइम। तो ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 के अंदर आया था, 1929 के अंदर डिप्रेशन आने के कारण ग्रोथ इकोनॉमी का नेगेटिव के अंदर, जिस कारण डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, नेगेटिव के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज अ सर्कुलर रिलेशनशिप।
तो ये हमारा पॉइंट हो गया डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ या मल्टी डायमेंशनल, जो कि क्वेश्चन आपका आ रखा था। देख मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। दिस वन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको एक्सप्लेन कर देना है, जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा जैसा एक्सप्लेनेशन है या फिर जो स्टार्टिंग के मीनिंग है। ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर है। तो फैक्टर के अंदर आपको वहां पे पॉलिसी, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, साथ ही साथ लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना। और भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये चीज, इकोनॉमी मस्ट बी कॉन्सेप्ट एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस। इकोनॉमी जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस। मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ एक इनकम इंक्रीज होने के कारण हम नहीं कह सकते कि किसी का डेवलपमेंट हो रहा है। इनकम भी इंक्रीज हो, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, और भी सारा चीज, मोर्टेलिटी रेट कम जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा जाए, क्वालिटी लोगों का इंक्रीज हो लाइफ का। ठीक है। तो ये, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अब आपको क्वेश्चन बना देना चाहिए ये पढ़ने के बाद। ग्रोथ इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। किसके द्वारा कहा गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर डायरेक्टली ये पॉइंट लिखा हुआ था। अमर्त्य सेन ने कहा था कि ग्रोथ नेसेसरी है, हाँ जरूरी है, बट सफिशियंट नहीं है डेवलपमेंट के लिए। पैसा है, वो जरूरी है पैसा डेवलपमेंट के लिए। ये जरूरी नहीं कि पैसा है तो सिर्फ डेवलपमेंट में ही लोग लगाएंगे, वो दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए लोग यूज कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। ठीक है। व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये बाद में आएगा। अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस, डेवलप्ड अभी आएगा। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस बता देना होगा कि कैसे, पॉलिसीज के थ्रू, कि सिर्फ महालानोबिस मॉडल जो है सिर्फ एक ही के ऊपर फोकस की, इनकम को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन देखा गया कि 1970s के टाइम पे कि नहीं, पोवर्टी फिर भी इंक्रीज हो रहा था, इनइक्वलिटी इंक्रीज हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? और अपने आप जो है वही इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटा भी हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस कारण हमारा ये मल्टी डायमेंशनल है कि साथ ही साथ पोवर्टी के ऊपर भी ध्यान देना है, इनइक्वलिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना है। तब जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का होगा। व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का बताइए क्या है, ट्रेंड क्या है। तो ये अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि इतना पढ़ने के बाद हम लोग लगभग आधा क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हमारा व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चन था। व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो देख सकते हैं कोर वैल्यू क्या है आपका। तो 3 कोर वैल्यू है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और उसका कोर क्या है डेवलपमेंट का। तो देखा गया हर एक देश के अंदर अलग अलग कोर है डेवलपमेंट का। लेकिन देखा गया कि ज्यादातर जो है देश, उनका जो बेसिक कंपोनेंट है, जिसके ऊपर कोर वैल जिसके ऊपर डिपेंडेंट है डेवलपमेंट का मीनिंग मीनिंग जो है वो डिफाइंड है, वो ये 3 वैल्यू के ऊपर है। सबसे पहला जो है वो है सस्टेनेंस, दूसरा है सेल्फ एस्टीम, एंड तीसरा है फ्रीडम। ये जब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे थे, उसके अंदर भी ये 3 आया था। अगर आपको याद, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने में लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, गेटिंग माय पॉइंट, कि लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, साथ ही साथ सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना, साथ ही साथ फ्रीडम लोगों का इंक्रीज होना, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही 3 कोर वैल्यू है, सस्टेनेंस, और फिर फ्रीडम, और सेल्फ एस्टीम। अब ये तीनों को अच्छे तरीके से आपको समझना है किसे क्या है।
तो सस्टेनेंस का डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेंस का मतलब है कि जो भी बेसिक गुड्स है, लाइक घर कपड़ा मकान है, और रोटी घर कपड़ा मकान, तो ये जो बेसिक गुड्स है वो लोगों को कम से कम उनके पास ये होना चाहिए। उनको जिंदा जिंदा रहने के लिए, एवरेज ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए जो भी चीज जरूरी है, बेसिक गुड्स, वो लोगों के पास नेसेसरी होना चाहिए। दैट इज नोन एज सस्टेनेंस। गेटिंग? तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। द बेसिक गुड एंड द बेसिक गुड and services such as food, cloth, and shelter that are necessary to sustain an average human being at a bare minimum level of living. Next one is self esteem. इसका मतलब क्या है? सेल्फ एस्टीम का मतलब है दैट इज कि हम लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हमारी कुछ फीलिंग रहती है, ठीक है, हमारी हम सोशल पॉलिटिकल हम कनेक्टेड रहते हैं, हमारी कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, हमारा जो डिग्निटी है, हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, रिकॉग्निशन है, ऑथेंसिटी है, तो ये हमारा जो है सोसाइटी के अंदर वो बरकरार रहे, है ना। दैट इज नोन एज सेल्फ एस्टीम। टू बी अ पर्सन, टू बी अ पर्सन या सस्टेनेंस का मतलब द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड। ऑल पीपल हैव अ सर्टेन नीड्स विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। जो भी जीने के लिए जरूरत है वो लोगों के पास हो। सबसे पहला कोर प्रिंसिपल ये है डेवलपमेंट का। दूसरा है कि लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, जो सोसाइटी के अंदर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आइडेंटिटी है, रिस्पेक्ट है, वो ऑनर है, वो बरकरार रहे। क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिकली लैंग्वेज से नहीं, हम लोग सोशली लैंग्वेज से भी समझना होगा डेवलपमेंट को, कि अगर उनका जो डिग्निटी आइडेंटिटी है वो अगर सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट है वो खत्म हो रहा है, ऑनर खत्म हो रहा है, तो फिर डेवलपमेंट हो करके भी, पैसा कमा करके भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पैसा कमाते क्यों है लोग? डेवलपमेंट होना, खुद का, सोसाइटी का, नेशन का, स्टेट का, सारे का। दैट्स वाई दे अर्न इनकम। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो रिस्पेक्ट अर्न कर रहे, वो डिग्निटी उनका जो है वो बना हुआ रहे। तो दैट्स वाई, तो ये सेकेंड प्रिंसिपल है ये। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम, कि फ्रीडम लोगों के पास होना चाहिए। थर्ड कोर फ्रीडम, थर्ड कोर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज उनके पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ठीक है, क्या पहनेंगे। तो ये क्या वो ज्यादा क्या वो ज्यादा लीजर चाहते हैं, क्या वो ज्यादा जॉब करना चाहते हैं? तो उनका फ्रीडम होना चाहिए कि वो कौन से भगवान के ऊपर बिलीव करे, ठीक है ना। उनके सोसाइटी के अंदर फ्रीडम होना चाहिए वोटिंग के ऊपर। तो ये फ्रीडम की बात किसने कहा था? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन, ठीक है। और ये अमर्त्य सेन, तो ये दोनों जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया कि सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम, कि वो क्या पहनेंगे, क्या चूज करेंगे। तो ये सारा चीज आपका, ये तीन जो कोर वैल्यू है, फ्रीडम का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। सिचुएशन इन विच अ सोसाइटी हैज इट्स disposable a variety of alternatives from which to satisfy its wants and individual enjoy their real choice according to their preference। कि जो इंडिविजुअल का प्रेफरेंस है, जो वो पसंद करता है, उस अकॉर्डिंग वो चूज करे, और फिर वो खा करके पी करके वो एंजॉय वो करेगा। गेटिंग? तो ये तीन जो चीज है वो कोर वैल्यू है डेवलपमेंट का। सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम, एंड थर्ड वन इज फ्रीडम, ठीक। तो एक कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट रिसेंट 2022 के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तीन कोर वैल्यू आपको वहां पर लिख करके आना है, तीनों का डेफिनेशन, और भी जो चीजें आपको याद आती है वो लिख देना। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल मीनिंग, कि डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि ये कॉम्बिनेशन है सोशल, इकोनॉमिकल, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस। तो सारे चीज सोसाइटी में हमें अच्छा इमेज होना चाहिए, इकोनॉमिकली हम स्टेबल होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनली जो है वो अच्छा काम करना चाहिए, लाइक पुलिस का हो, चाहे वो टैक्सेस सिस्टम का हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हो, सारा अच्छा से वर्क हो, तब जाकर के बेटर लाइफ ऑब्टेंड होता है। गेटिंग?
तो हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट है जो कि बेटर लाइफ को इम्प्रूव करता है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग द अवेबिलिटी एंड द वाइडनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेन्ड गुड्स। मतलब जो भी बेसिक गुड्स, सस्टेन, बेसिक जीने के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं, लाइक रोटी, घर, कपड़ा, मकान और सुरक्षा, ये सभी लोगों के पास होना चाहिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी के पास अवेलेबल और होना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये। दूसरा है दैट इज द जो जो लेवल ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको राइज करना। इनकम है, अपॉर्चुनिटी है, उसको राइज करना। प्रोडक्शन है, उसको राइज करना। कल्चर जो है, उनके एजुकेशन, हेल्थ, तो सभी चीज को राइज करना। दैट इज योर सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज योर टू एक्सपैंड द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस। मतलब लोग जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। वो नेशन स्टेट जो चाहे उस अनुसार से वो चीजों को सिर्फ नहीं चूज करे, अपना जो उन्हें पसंद है, जो उनको ज्यादा यूटिलिटी देती है, जो उनका प्रेफरेंस है, उस अकॉर्डिंग वो पसंद करे। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना डिसीजन ले सके, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ, ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा हो सका। ठीक है, तो 3 जो आपका कोर है। कोर पहला क्या था, सस्टेनेंस, मतलब बेसिक गुड्स सभी के पास होना चाहिए। उसी तरीके से सेम मीनिंग में यहाँ पर आ गया पहला कि अवेबिलिटी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेसिक गुड्स सभी लोगों के पास। दूसरा क्या था हमारा वहां पे, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब उनके पास अपना लाइक उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनका जो डिग्निटी है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो वो यहाँ पे बात नहीं की गई है। तीसरा हमारा क्या था कि फ्रीडम। तो फ्रीडम का पार्ट आपका थर्ड पॉइंट। तो आपका 2 पॉइंट तो आपका कोर वाला से मिलता है। तो मैं याद कराने के लिए आपको कह रहा हूं कि किस तरीके से कोर पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, तो दोनों लगभग एक ही है। सस्टेनेंस, बेसिक गुड्स, यहाँ पर भी बेसिक का पहला, लास्ट में फ्रीडम, यहाँ पर भी लास्ट में फ्रीडम, कि इंडिविजुअल अपना फ्रीली वो चूज कर सकते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, गेटिंग, या फिर फोर्स नहीं किया गया हो नेशन स्टेट के द्वारा। और जो दूसरा है वो हेल्थ इंक्रीज करो, इनकम इंक्रीज करो, एजुकेशन अच्छा करो, दैट इज द सेकेंड। ठीक है, तो ये बात। अब हमारा आता है कि क्यों हमारा पॉलिसी जो है वो क्यों फेल हो गया, वाई पॉलिसी फेल। तो मैं आपको बता चुका हूं फिर से एक शब्द में, पॉलिसी इस कारण फेल हो गया। महालानोबिस मॉडल जो था, उनका कहना था कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। बट इन रियल लाइफ सिनेरियो ये ऐसा नहीं हो कि इनकम कमाएगा डेवलपमेंट होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वहां के गवर्नमेंट, वहां के लोग क्या डेवलपमेंट के लिए वो पैसे का खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इनका मानना था कि इनकम जो है वो अलग है, पोवर्टी अलग, अनएम्प्लॉयमेंट इशू, इनइक्वलिटी जो है वो अलग है। बट नॉट, अलग नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर धीरे धीरे पोवर्टी देश में इंक्रीज हो रहा है, पोवर्टी, अगर गरीब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इनकम लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनकम अगर कम हो रहा है तो आउटपुट का जो डिमांड है वो क्या होगा, कम। आउटपुट का डिमांड कम तो जीडीपी क्या, कम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी आपके कंट्री का कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपके कंट्री का कम हो जाएगा। गेटिंग, तो इस चीज को क्या कहते हैं, पोवर्टी ट्रैप। क्या कहते हैं, पोवर्टी ट्रैप। तो इनिशियली जो था, उनका कहना था कि जो पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये आपस में अलग अलग है। ठीक है, इनका ये कहना था। बट इन रियल लाइफ दे आर नॉट इंटर, दे आर डिपेंडेंट। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी होगा तो देख सकते हो यहाँ पर जीडीपी आपका क्या, कम। जीडीपी अगर कम तो धीरे धीरे इनइक्वलिटी और इंक्रीज होगा।
गेटिंग? तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज दैट सिक्स टू राइज द एग्रीकल्चर आउटपुट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिक्ट पॉवर्टी हैड ऑफ्टन फेल्ड इन द पास्ट। क्यों फेल्ड हुआ? बिकॉज इकोनॉमिस्ट एंड अदर पॉलिसी एडवाइजर neglect the view the economy as an interdependent social system in which economic and non-economic forces are continually interacting in a way, ठीक है ना, कि उन्होंने जो है वो इंटरडिपेंडेंट जो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, तीनों आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इस चीज को उन्होंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स वाई पॉलिसी जो है फेल हुआ। अगर वो मानते कि नहीं, ग्रोथ के साथ साथ इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी के ऊपर भी पॉलिसीज, साथ में इनइक्वालिटी के ऊपर भी पॉलिसीज, तीनों इंटरडिपेंडेंट, बट उनका फोकस ऐसा नहीं था, दैट्स वाई पॉलिसी फेल। तो पॉलिसी फेलियर का ये रीजन। बट ये देखा गया, ये फिर बाद में ये माना गया कि हाँ इंटरकनेक्टेड है, तो गवर्नमेंट आई, उन्होंने रोल प्ले किया और इस तरीके से ईस्ट एशिया वगैरह सब में जो है वो इकोनॉमी अच्छे तरीके से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना स्टार्ट की। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी तो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाएगी, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा ज्यादातर केस में देखा गया कि गवर्नमेंट के आने के कारण डेवलपमेंट का जो वो प्रोसेस है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है? ठीक है, हमने डेफिनेशन आपको क्या लिखना है स्टार्टिंग के अंदर, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है वो आपको लिखना है कि क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों। ठीक है, ये सारा। फिर आपको बीच में हिस्ट्री, अगर आपको याद है तो हिस्ट्री आप लिखिए कि 1950 में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस हुआ, फिर उनका अपने आप 1970s में क्या हुआ, किस चीज के ऊपर फोकस था, तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा क्या कहा गया, तो ये आपका बॉडीज के अंदर हो गया। ठीक है, फिर आपका देना है कॉन्क्लूजन। तो आपका कॉन्क्लूजन ये रहा। तो कॉन्क्लूजन क्या है कि 1970s के अंदर फॉरेन डेप्थ क्राइसिस आया, 1980s ऑयल क्राइसिस आया। तो ऑयल क्राइसिस आने के कारण क्या हुआ कि कोई भी कंट्री के अंदर एक कंट्री अगर सफर करती है तो पूरा वर्ल्ड सफर करता है। एग्जाम्पल लाइक यूएसए के अंदर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-7 8 के अंदर, तो पूरा कंट्री सफर किया। 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरा वर्ल्ड सफर किया। ठीक है, तो इस कारण कहा गया है कि इट वाज वन सेड कि अगर यूनाइटेड स्टेट छींकता है ना, स्नीज करता है ना, तो सारे वर्ल्ड को निमोनिया हो जाता है। कितना अच्छा वर्ड है ये देखना। तो इसको कंक्लूजन में डालना है कि यूनाइटेड स्टेट, अगर एक देश छींका यूनाइटेड स्टेट, तो पूरे देश को निमोनिया हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्ट बॉडी का, अगर एक अंग अगर खराब हुआ तो पूरा बॉडी खराब हो गया। ठीक है, इस कारण सिर्फ एक कंट्री अपने आप के बारे में नहीं सोच सकता, सभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा तब फिर जाकर के डेवलपमेंट ओवरऑल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ये जो पार्ट है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसको लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे यूज कर सकते हो। साथ में डेवलपिंग नेशन कॉन्स्टिट्यूट मेनी पार्ट, मतलब डेवलपिंग नेशन क्या है, वो डिफरेंट पार्ट है, लाइक कोई लीवर है, कोई हार्ट है, कोई हैंड है, कोई लेग है, तो वो डिफरेंट पार्ट है। तो सभी जब नेशन का, सभी नेशन बिना इरिस्पेक्टिव उनके अंदर आइडियोलॉजी क्या है, उस देश के अंदर पॉलिटिकली कैसा है, इकोनॉमिकली कैसा है, उसको छोड़ करके जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है उसको छोड़ करके डिपेंड करता है कि कैसे आपस में एक दूसरे कंट्री जो है वो डेवलपमेंट को लेकर के कॉन्शियस है। लाइक आज के दौर में जो इन्वायरमेंट से लेकर के इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से लेकर के क्या है कि एक नेशन सिर्फ इसे सही नहीं कर सकता है, पूरा वर्ल्ड इसे सही कर सकता है। ठीक है ना, हाँ एक डेवलपिंग नेशन जो है वो ज्यादा सफर कर सकता है, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, तो ये सब नेशन, अफ्रीका, ज्यादा नेशन सफर कर सकता है इन्वायरमेंट सी लेवल राइज होने के कारण। बट यूएसए के अंदर भी उतना ही इफेक्ट है कि वो सफर बाद में जाकर के वो भी करे।
दैट्स वाई ओवरऑल सभी कोई मिल करके आइए, डेवलपमेंट को लेकर के वर्क करें, ठीक है। तो ये कहा गया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि लास्ट में आप ऐड कर सकते हो अभी, चाहे आप फ्यूचर में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी चीज का आप मेंस का पेपर, ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हो, तो ये वर्ड को यूज कर सकते, ठीक है। तो दिस वन इज योर ओवरऑल। और लास्ट में आपका कल हम लोग देखेंगे डेवलपिंग, डेवलप्ड नेशन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये कल की टॉपिक है, ठीक है। कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का वर्ल्ड ट्रेड यूएन के द्वारा किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कौन सा डेवलप्ड नेशन है, कौन सा डेवलपिंग नेशन है, कैसे डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंसेस है, तो ये सारा देखेंगे। साथ ही साथ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसे कहते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसे कहते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारा पार्ट हम लोग कल देखें, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहीं तक। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? एनीवन? फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे ना, तब हम फैक्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फैक्टर एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कब? एजुकेशन होगा कब? जब आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, जब पोवर्टी कम होगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, पोवर्टी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तब वहां से पॉइंट हमारा आएगा। कहीं एक जगह पे फैक्टर नहीं दिया है, ठीक है ना, कहीं एक जगह पे फैक्टर नहीं दिया है, ठीक। ये ओवरऑल की बात है कि जब पढ़ लेंगे तब उसका आंसर कंप्लीट बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। अब आप खुद से कोई भी क्वेश्चन का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट से है, आप लेकर के खुद सोचिए। खुद सोचना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैं आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको खुद सोचना है कि ये मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को फ्रेमवर्क करेंगे। तो मेरे अनुसार से अगर ये माने कि मेरे अनुसार से आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, आप यहाँ पे सीख रहे हैं क्या? आंसर राइट, ठीक है, आंसर राइटिंग आप सीख रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग सीख रहे हैं कि कैसे मल्टी डायमेंशनल है। ये सेम क्वेश्चन आपको ऑप्शनल वाले पेपर के अंदर आया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ऑप्शनल वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आया है, इकोनॉमी के ऑप्शनल के अंदर। तो आप सिर्फ ये नहीं सीख रहे हैं कि हाँ एग्जाम निकाल, आप ये सीख रहे हैं कि हमको आंसर को कैसे फ्रेमवर्क करना है, क्या हमें कंटेंट ऐड करना है, उस तरीके से आप फ्रेमवर्क करें कि कैसे हमारा स्टार्टिंग का पैराग्राफ क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ का क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉडी में क्या होगा हमारा, क्या हिस्ट्री है, क्या करंट में है, 3 बिलियन जो है वो पोवर्टी है, 40% से ज्यादा पोवर्टी लेवल था, ठीक है, 1960s के टाइम पे। तो ये सारा करंट, ठीक है ना, वो यहाँ पे ऐड करना है। फिर अमर्त्य सेन के द्वारा क्या कहा गया, फिर कंक्लूजन के अंदर वो आएगा कि अगर एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स जीता तो सारा कोई को निमोनिया हो गया, ठीक है। इसीलिए एक कंट्री नहीं, हर एक कंट्री बॉडी का पार्ट है, इसलिए सारे फंक्शन के ऊपर ध्यान देना है, पूरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमवर्क करेंगे, तब आपका अच्छा रहेगा, तब आपको ज्यादा मार्क्स, क्योंकि मार्क्स आपका यहाँ पर आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसे पेपर चेक करते हैं, नो वन नो, नो वन नो। तो इसलिए यहाँ का मार्क्स नहीं, बट आपका जो क्वालिटी है, आपके आपने जो पढ़ रखा है, जो आपका आंसर राइटिंग, जो आपका स्किल है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपके मार्क्स भी नहीं, आपके प्रोफेसर भी नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए फोकस आपका ये होना चाहिए कि हमको कोई भी आंसर अगर हमने उठाया तो कैसे हमको इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कैसे हमें आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बाकी सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते, ओके।
एनीवन हु हैव प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? फ्रेंड्स? सौरभ? और भी? और भी कोई कोई भी अगर होंगे आपके फ्रेंड, तो आप इसे शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एक ग्रुप इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद फिर वो ज्यादा आपके लिए भी लाभदायक है, मेरे लिए भी लाभदायक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी होगे तो उनको शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीयूईटी, 2 मिनट का मैं और टाइम लेना चाहता हूँ कि सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2024, ठीक है। तो सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की अगर बात करें तो आपको प्रिपेयर्ड कैसे करना है, जो भी यहाँ पर है, जो भी करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्लास आपका ओवर होगा। तो सीयूईटी के लिए मैं माइक्रो के लिए कहूंगा कि आप जो रीडिंग है, जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, वो रीडिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका डायरेक्ट जो है माइक्रो से टोटल 13 क्वेश्चन बनेंगे, 12 to 13 क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, इट्स नॉट 13, इट्स 18। इट्स 18 क्वेश्चन आपका माइक्रो से बनेंगे, और 18 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो आपका रीडिंग से आएगा। दैट इज बेसिक, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है वो आप वेरिएंस से कवर करें। किससे? वेरिएंस। एचएल वेरिएंट रेड कलर की बुक है, अभी भी आपका 4 to 5 मंथ है आपका एग्जाम होने में, तो इट्स मोर देन सफिशियंट। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड करते हैं तो ये काफी सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार एमए तक की आप पढ़ाई करते हैं, डिग्री करते हैं, उसके बाद तो आपका लाइफ है ना। यहाँ तक आप अपना बेस क्रिएट करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। पीएचडी के अंदर आपको खुद का रिसर्च पेपर लिखना है, पढ़ना कम है, आपको बताना ज्यादा है, तो पढ़ना आपको एमए तक है। तो आप एमए कर ले, क्योंकि इतना जल्दी जॉब के लिए भागना, आपका ज्यादा भी एज नहीं हुआ या हमारा ज्यादा एज नहीं हुआ, इतना जल्दी भागना है, इट्स नॉट गुड इनफ फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। तो एमए एक बार आप अच्छे तरीके से आप कर ले, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगी। लाइक टीचिंग सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी आपका ओपन हो जाएगा, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, लाइक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और भी बहुत सारा। तो उसके लिए भी आप, तो अगर आप एमए अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका लाइफ लॉन्ग टर्म के अंदर वो अच्छा है। और अगर आप बीए करके आप जाना चाहते हैं तो आप, जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ वेल सेटल होगा लॉन्ग टर्म में। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप एचएल वेरिएंट से आप करें। बाकी मैक्रो की अगर बात करते हैं तो इससे 12 to 13 क्वेश्चन बनेगी, 12 to 13 क्वेश्चन, ठीक है। और मैक्रो से आपका जो बुक है, सबसे पहला तो आप रीडिंग जो है थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपने पढ़ा है वो पढ़े। छः छः क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन तो वही से आ जाएगा रीडिंग से ही, ठीक है। और नेक्स्ट वन आपका बुक जो है यहाँ पर डॉन बुश एंड फिशर का बुक है, तो वो बुक को आप फॉलो कर सकते, ठीक है। तो ये आपका उधर 18 और इधर 12-13, मतलब 30 क्वेश्चन आपका यहाँ से माइक्रो और मैक्रो से आ गए, ठीक है। फिर मैथ्स की बात आते हैं। बी प्रोग्राम में मैथ नहीं पढ़ना होता, लेकिन मैथ से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से आपके 10 क्वेश्चन के आसपास, और स्टैटिकल इकोनॉमिक्स से भी, स्टैटिकल स्टैटिकल से भी आपका 12 क्वेश्चन बनते, तो मिला करके दोनों का 22-23 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 22-23 क्वेश्चन, तो ये देख सकते हो। और मैथ्स आपको कहाँ से कवर करनी है?
मैथ्स मैं जो कवर कर रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं जानता हूँ कि बीए प्रोग्राम में होने के कारण मैथ्स वाले पार्ट पे हमारा कम फोकस था। ठीक है, और पहले क्वेश्चन भी कम पूछते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन पहले दोनों को मिला करके सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछते थे, और वो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, लाइक लेप्टोकर्टिक का क्या होता है, मेसोकर्टिक क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड इस बार इंक्रीज हुई, मैथ्स का स्टैट्स का दोनों का, और क्वेश्चन नंबर भी इंक्रीज हुई। तो इस कारण मार्क्स मेरा यहीं पे थोड़ा सा कम रहा। ठीक है, तो मैथ्स स्टैट्स के लिए जो है वो आप सबसे पहला रीडिंग, तो आपका जो रीडिंग है, जो सिलेबस है, सिलेबस से मैच करके आप रीडिंग खरीद लें। तो आप ये रीडिंग को फॉलो करें, साथ ही साथ आपका बुक। ठीक है, इसका बुक जो है वो हैमंड, मैथ्स के लिए हैमंड, हैमंड की बुक आती है। तो वो सेलेक्टेड पोर्शन आपको पढ़ना है, पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर बस आपको पढ़नी है। ठीक है, स्टैट्स के लिए उसी तरीके से रीडिंग रीडिंग स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और और मैथ्स के अंदर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो ये स्टैटिकल का रीडिंग से कवर करें। और स्टैटिकल इकोनॉमिक्स की एक बुक बुक आती है, बहुत ही बेसिक बुक है, एससी गुप्ता, एससी गुप्ता। मैंने भी ये बाय की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, हाँ, ब्लैंचर्ड ब्लैंचर्ड या फिर डॉन बुश, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है ना, ब्लैंचर्ड या डॉन बुश दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है। और फिर हम लोग कल आपको बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या, और फिर बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और भी ज्यादा जानने के लिए मैं ऑलरेडी सीवीटी के ऊपर वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना रखा हूँ, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में, क्या इंपॉर्टेंट है माइक्रो में, मैक्रो में, इंडियन इकोनॉमी में, ग्रोथ डेवलपमेंट, सारा वहां से आप